मेरी माँ का नाम कोमल है। वह अपने समय की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी। उनके गांव में वह पहली लड़की थी जो डॉक्टर बनी थी, पर उनकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उनके पिताजी दुनिया से चले गए थे। फिर मेरी मम्मी उन औरतों की इलाज करने लगी जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। फिर मेरी मम्मी की शादी मेरे पापा से हो गई और मैं इस दुनिया में आ गई। आज मैं 22 साल की हूँ। मम्मी ने घर पर ही क्लिनिक बना रखा था और वहीं पर सबका इलाज होता था। मम्मी जैसे औरत की इलाज करती वह निश्चित रूप से माँ बन जाती थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब लगती थी कि मम्मी ने ट्रीटमेंट के लिए एक अलग सा कमरा बना रखा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रखा जाता था और वहाँ बंद कमरे में ही मम्मी उन सब औरतों की इलाज करती थी। इतने साल हो गई थी यह सब देखते हुए, लेकिन आज तक मैं उस कमरे में कभी भी जाकर नहीं देखा कि कमरे के अंदर है क्या। वहाँ सिर्फ मेरी मम्मी और उनकी नौकरानी को ही जाने की इजाजत थी और किसी को नहीं। जब ट्रीटमेंट चलता था तो उस कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती थी। मैं उस कमरे के अंदर जाकर देखने की कोशिश भी करती थी, लेकिन मम्मी ने कभी मुझे उस कमरे में जाने नहीं दिया। मेरे पापा भी कभी नहीं जाते थे उस कमरे में। पापा का मुंह तो मम्मी ने पैसे से बंद कर दिया था, क्योंकि घर में बहुत पैसा आता था। मम्मी एक पेशेंट को देखने के हजारों रुपए लेती थी। जब उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो वह गिफ्ट के तौर पर हमारे लिए मिठाई, कपड़े आदि लेकर आते थे। इस बीच मेरी शादी हो गई। मेरा पति भी बहुत अच्छा है। जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। बीच बीच में मायके भी आती थी सबसे मिलने। मम्मी की नौकरानी अभी भी मम्मी के साथ ही काम कर रही थी। उन्होंने इसी नौकरी से अपनी 4 बेटी की शादी कराई है और हाल ही में अपना घर भी लिया है। पर मुझे नहीं पता कि मम्मी ऐसा क्या ट्रीटमेंट करती थी जिससे वह औरतें माँ बन जाती थी। हाल ही में मम्मी एक नई मशीन खरीद के लाई थी और वह बहुत महंगा लग रहा था। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये कैसी मशीन है और इससे आप क्या करोगे। मम्मी ने कहा यह मशीन की बहुत जरूरत है मुझे। इसके इस्तेमाल से हमारा काम और आसान हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी इतना पैसे कमा के क्या करोगी। पैसे तो बहुत कमा लिए, अब थोड़ा सा आराम भी कर लो। मम्मी बोलने लगी बेटा पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। जब तक हो पाएगा तब तक पैसा कमा लेते हैं, फिर तो आराम ही आराम है। मेरे ससुराल में मेरे नंद की जेठानी को बच्चा नहीं हो रहा था। जब मुझे यह बात पता चली तब मैंने बोला कि मेरी मम्मी तो सबके इलाज करते हैं, तुम्हारा भी इलाज कर देंगे, तुम भी माँ बन जाओगे। पर इलाज बहुत महंगा है, बहुत पैसा खर्च होता है इसमें। मेरी नंद ने कहा हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमसे भी क्या पैसा लोगे। मैंने कहा अपनी मम्मी से बात करके फिर मैं बताऊंगी, लेकिन पहली बार ससुराल वालों की तरफ से कुछ कहा गया है और मैं कैसे उसकी बात टाल सकती थी। जब मैंने इस बारे में मम्मी से बात किया तो मम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि पागल हो गए हो तुम, जानते हो कितना पैसा लगता है इस इलाज में। मैंने कहा कि इतना पैसा किसमें लगता है, दवाई तो देना होता है, बस तुम उनको दवाई दे दो। बहुत मुश्किल से मम्मी को राजी कराया। पापा ने भी कहा कि बेटी का ससुराल की बात है इसलिए मना मत करो। मम्मी ने मुझे डांटा और कहा कि इस बार तो मैं दवाई दे दूंगी, पर आगे से तुम कभी भी ऐसे पेशेंट लेकर आओगे तो मैं इलाज नहीं करूंगी। मैंने पापा को कहा कि मम्मी को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। पापा कहने लगे कि रात दिन लोगों का इलाज कर कर के तेरी माँ पागल हो गई है, पूरा दिन उस कमरे में ही रहती है। मैंने पूछा कि आप कभी उस कमरे में गए हो, तो पापा ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, मैं कभी भी नहीं गया। जब ये कमरा तैयार हो रहा था तभी मैं एक बार गया था, इसके बाद आज तक कभी नहीं गया। कुछ भी नहीं है उसे कमरे में, डॉक्टरी का सामान, किताब, 2-4 अलमारी, एक टेबल और इलाज की मशीन के अलावा। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मम्मी कभी भी किसी को उस कमरे में जाने क्यों नहीं देती और मेरे नंद के जेठानी का इलाज करने से भी मना क्यों कर रही थी। फिर 2 दिन बाद मेरे नंद की जेठानी गई मम्मी के पास इलाज के लिए। मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ बिठाया था। उन्होंने कहा मुझे डाइनिंग हॉल में बिठाया था। मैंने पूछा तो आपको उस कमरे में नहीं ले गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उस कमरे में नहीं ले गए। उन्होंने मेरे टेस्ट के रिपोर्ट देखे और मुझे दवाई लिख कर दिया और कहा कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं जरूर माँ बनूंगी। मैं हैरान रह गई। मेरी माँ पूरी दुनिया में ये कहकर फिर रही है कि उनकी इलाज के बाद बच्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि यही सच है। कभी तो लोग आ रहे हैं लाख लाख रुपए खर्च करके इलाज कराने के लिए। फिर मेरी रिश्तेदार को मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, क्या सिर्फ इसलिए कि उनसे वह पैसा नहीं ले पाएंगे।
मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, जो दवाई दिया है हो सकता है उसी से बच्चा हो जाए उनको। लेकिन बदकिस्मती से दवाई काम नहीं किया और वह माँ नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत तारीफ करती थी अपनी मम्मी का, पर मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला। पर तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी औरत है, उन्होंने कहा है जब भगवान चाहेंगे तभी मैं माँ बन पाऊंगी। आजकल तो ऐसा हालत है कि शादी के 1 महीने बाद अगर बच्चे की खुशखबरी नहीं आया तो लोग कई तरह की बातें बनाने लग जाते हैं। उसकी बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई कि मेरी भी 8 महीने हो गए शादी को, पर अभी तक बच्चों की खुशखबरी नहीं आई। मेरी नंद की जेठानी ने कहा कि तुम्हारी मम्मी तो इलाज करती है, तुम उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो, पर ज्यादा देर मत करना, कहीं तुम्हारी हालत मेरी तरह ना हो जाए, क्योंकि बाद में तुम्हारे घर वाले तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मेरे नंद की जेठानी 6 साल से इलाज करा रही है बच्चे होने के लिए। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत डर गई और मैं अगले दिन डॉक्टर के पास चली गई अपना चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराया और कहा कि 2 दिन में रिपोर्टर्स मिल जाएगा। मैंने कहा कि आप रिपोर्टर्स मोबाइल में भेज दीजिएगा, मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगी। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वह समझ गए थे कि मैं ससुराल वालों से छुप के आई थी अपना टेस्ट करवाने। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको रिपोर्टर्स मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दूंगा। यह 2 दिन कितनी मुश्किल से बीता यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 2 दिन बाद डॉक्टर का फोन आया कि रिपोर्टर्स आ गया है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है और इसलिए आप कभी माँ नहीं बन सकते, और इसके चलते आप कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट या कोई उल्टा सीधा दवाई खाकर अपना तबीयत खराब मत करना। आप आईवीएफ करवा सकते हैं, इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च हो जाएगा। अभी आपकी उम्र बहुत कम है तो आप यह ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आसानी से माँ बन सकते हैं। मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत दुखी हो गई और पूरी रात रोती रही। मुझे रोते हुए देखा तो पति ने पूछा कि क्यों रो रहे हो। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। बहुत दुखी हो गई थी मैं, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। कुछ दिन बाद अचानक मेरे गाँव की एक औरत से मुलाकात हो गई। उसने मेरे मम्मी से इलाज करवाया था और आज उसका 2 जुड़वा बच्चे हैं। उसने कहा कि आज वह बहुत खुश है और मुझे धन्यवाद कहा। उसने कहा तुम्हारी माँ के हाथ में जादू है, जिसका भी इलाज करते हैं वो माँ बन जाती है। उसने कहा मेरा भी 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, तुम्हारी माँ ने इलाज किया तो आज मेरे आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही है। यह सुनकर मैं मन ही मन थोड़ा खुश हुई और दिल में थोड़ा सा तसल्ली हुई कि मेरी माँ तो है अभी, मैं क्यों ना उनसे इलाज करवा लूं। मैंने तय किया कि मेरे रिपोर्ट के बारे में अपने पति और सास को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं अपनी माँ से ही बात करूंगी। अब वही मेरी इलाज करेंगी। अगले दिन मम्मी के पास चली आई। मम्मी बहुत ही व्यस्त थी, सुबह से वह उस कमरे से बाहर ही नहीं आई और मुझे उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। पापा भी घर में नहीं थे। 4 घंटा मुझे इंतजार करना पड़ा और फिर मैं बहुत गुस्से में मम्मी से कहा क्या आपके पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है? मेरी कुछ समस्याएं हैं जो सिवाय आपके और कोई समाधान नहीं कर सकता। मम्मी ने पूछा बोलो क्या समस्या है? मैं डॉक्टर के सारे रिपोर्ट और उन्होंने जो कहा वह सब मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा रिपोर्ट तो यही कह रहे हैं कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। यह तो बहुत बड़ी समस्या है, अब क्या करें? आपके लिए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप इसका इलाज जानते हो और मेरा इलाज भी आप ही करोगे। मम्मी गुस्से से बोली कि अगर दोबारा तुमने ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर सकती। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं दुखी होकर बोली मम्मी यह तो वही बात हो गई कि पूरे परिवार को खाना खिला रहे हो और अगर मैं थोड़ा सा खाना खा लिया तो पाप हो जाएगा। मेरी मम्मी ने मुझे इतने गंदे तरीके से डांटा, ऐसा लगा कि अगर वह मर भी जाएगी तो मेरा इलाज नहीं करेगी। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते मेरा इलाज? ऐसे में पापा भी आ गए थे। पापा ने देखा कि मैं रो रही थी। उन्होंने पूछा क्यों रो रही हो बेटा? मम्मी ने बोला कि ऐसे ही नाजायज मांग कर रही है आपकी बेटी। उन्होंने पापा को यह नहीं बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती और इसके लिए मैं मम्मी से इलाज करवाने आई हूँ और मम्मी मुझे इलाज करने से मना कर रही है। एक तो उन्होंने मेरे साथ गलत किया और ऊपर से झूठ भी बोल रही है। पापा ने लाड करते हुए कहा तुम चिंता क्यों करते हो लाडो, मैं हूँ ना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वहला दूंगा। यह कहकर पापा चाय बनाने चले गए। पापा के वहां से जाने के बाद मम्मी ने गुस्से से कहा कि जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा समझकर मान लो, जब बच्चा होना होगा तो हो जाएगा।
खबरदार, जो दोबारा तुमने इलाज के लिए बात की, मैं तुम्हारा इलाज कभी नहीं करूंगी, यह बात अच्छे से समझ लो। मैं मायूस होकर अपनी ससुराल लौट आई और मैं सोच रही थी कि मेरी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपनी सगी बेटी का इलाज क्यों नहीं किया। एक तो मम्मी मुझे उस कमरे में जाने नहीं देती थी और ऊपर से जब मैं अपने रिश्तेदार को मम्मी के पास इलाज के लिए भेजा तो उनको भी मम्मी ने उस कमरे में जाने नहीं दिया और उनका इलाज भी ठीक से नहीं किया। तब मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज जब मैं मुसीबत में हूँ तब मम्मी मेरा इलाज क्यों नहीं करना चाहती। कुछ गड़बड़ तो है। तो क्या मेरी माँ झूठ बोलती थी, किसी का इलाज नहीं करती थी, किसी को उनके इलाज से फायदा नहीं हुआ होगा। फिर लोग उनको इलाज के लिए इतना पैसा क्यों देते थे। क्यों वह मेरी और मेरे रिश्तेदार के इलाज नहीं करना चाहती, जबकि पूरे दुनिया के इलाज करती फिर रही है। अब मेरी आखिरी उम्मीद है मेरी माँ की नौकरानी। उन्होंने मुझे अगले दिन फोन करके पूछा कि मैं कल क्यों रोते रोते घर से आ गई थी, क्या कोई समस्या है। वह भी एक माँ की तरह मुझे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया था। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। अगले दिन मैं उसके घर गई। मैंने उसको मदद करने के लिए बोला तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि यह काम मुझे गलत लगता है। मैंने हैरानी से पूछा इसका मतलब। उसने जवाब दिया इसका मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगले दिन वह मेरे माँ के पास मुंह ढक कर गई। माँ ने पूछा कि यह क्या तुम्हारा मुंह ढका हुआ क्यों है। उसने कहा कल मेरा मुंह जल गया था और मैं दवाई लगा रखा है इसलिए मैंने अपना मुंह ढक रखा है। फिर मम्मी अपने काम में व्यस्त हो गई इसलिए नौकरानी को दोबारा कुछ नहीं पूछा। नौकरानी बाहर आई और मुझे बोली कि कल तुम मेरी तरह अपना चेहरा कपड़े से ढककर उस कमरे में जाना। आज मैं तुम्हारे मम्मी को चेहरा ढकने का कारण बता दिया है, इसलिए वह कल तुम्हें दोबारा नहीं पूछेगी। मैंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अंदर जाकर क्या करना होता है मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसने कहा कि मुझे सिर्फ खड़े रहना है और कुछ मांगे तो वह देना है और कुछ पूछे तो सिर हिलाकर जवाब देना है। और कल कुछ खास काम नहीं है, एक ही पेशेंट का अपॉइंटमेंट है। कल तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा बेटा। कल तुम्हारी मम्मी अगर मेरे बारे में पूछे तो उन्हें कह देना कि मैं हमेशा के लिए यह काम छोड़कर जा रही हूँ। मैं दूसरे दिन नौकरानी के कहे अनुसार अपना मुंह ढककर मम्मी के घर में चली आई। मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। मम्मी के साथ सीधा उस कमरे में चली गई। कमरे के अंदर का माहौल एक ऑपरेशन थिएटर की तरह ही था। तभी एक औरत आई और उसने कहा कि मेरे साथ उसको कोई जरूरी बात करनी है। माँ ने बोला कि तुम उनकी रिपोर्ट देख लो। मैंने उनका रिपोर्ट चेक किया और उसमें वही लिखा था कि वह कभी मां नहीं बन सकती और वह चाहे तो भविष्य में टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकती है। यही सब लिखा था रिपोर्ट में। तो क्या मम्मी भी यही काम करती है? लेकिन कैसे? मम्मी के पास तो ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं थी। ने उस औरत को पूछा कि तुम अपनी मर्जी से यह सब कर रही हो ना? वह कहती है मैं अब किसी की जली कटी और नहीं सुन सकती। मैं यह अपमान और सहन नहीं कर सकती। मुझे पता है कि यह बच्चा मेरे पति का नहीं है, लेकिन जब यह बच्चा जन्म लेगा तब वह मेरा बच्चा ही कहलाएगा और मैं उसकी माँ कहलाऊंगी। मैं बांझ हूँ, यह सुन सुन के मैं पागल हो जाऊंगी। यह सुनकर मैं डर के मारे अपना मुंह दबोच लिया। इसका मतलब मेरी मम्मी टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती है। इसका मतलब इतने दिनों तक जितने भी औरत का इलाज हुआ और बच्चे हुए वह बच्चे उनके पति का नहीं था, किसी और का था। इसीलिए मम्मी इतने बड़े बड़े और महंगी महंगी मशीनें मंगवाई थी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि औरतें खुद ब खुद ही राजी हो जाती थी यह काम करवाने के लिए। यह एक छोटा सा गांव है और इस गांव के लोगों में इतना दिमाग नहीं है, इसलिए वह घर के अत्याचार से बचने के लिए और बांझ है यह सुनना ना पड़े इसीलिए इस काम के लिए राजी हो जाते थे। थोड़ी ही देर के बाद वह औरत चली गई। मैंने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और मुझे देखकर मेरी माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। इसीलिए मेरी माँ मेरी इलाज नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं एक ऐसे बच्चे को जन्म दूं जो मेरे पति का नहीं है और जिसे मैं जानती तक नहीं। मम्मी ने जो किया वह बहुत गलत था और मैंने उनको बहुत सुनाया। उनको कहा कि वह बहुत गलत किया, लोगों को धोखा दिया, पूरी जिंदगी वे लोग धोखे में ही रहेंगे। मम्मी ने कहा मैंने जो किया वह गलत नहीं है और ना ही पाप है,
क्योंकि यह बच्चे निष्पाप है और इनको भी इस दुनिया में आने का अधिकार है। अगर मैं गलत तरीके से किसी औरत के जीवन में खुशियां लाई हूँ, किसी औरत को बांझपन से मुक्ति दिलाई हूँ, तो मेरी नज़र में यह गलत नहीं है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वह भी माँ कहलाएगी। गांव के लोग आज भी टेस्ट ट्यूब बेबी के विरोध में है, क्योंकि वह समझते हैं कि यह किसी और का बच्चा है। हाँ, है किसी और का बच्चा, पर मैं किसी भी महिला से यह सच छुपाती नहीं हूँ। मैं सबको ही बताती हूँ कि यह जो तुम गर्भ धारण करने जा रहे हो, यह तुम्हारे पति का बच्चा नहीं है, बल्कि किसी और का बच्चा है। मैं सारी सच्चाई पहले ही इन औरतों को बता देती हूँ। वह लोग मुझसे संपर्क करते हैं और बहुत सारे पैसा देकर यह टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते हैं, लेकिन बेटा मैं यह तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने तुम्हारा इलाज करने से मना कर दिया। सब कुछ सुनने के बाद मैंने मम्मी से कहा कि मुझे पता नहीं कि यह तुम ठीक कर रहे हो या गलत। तुम्हारी नौकरानी ने बोला है कि वह अब कभी भी तुम्हारे साथ यह काम नहीं करेगी और वह हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है। मुझे पता नहीं कि मेरी मम्मी सही कर रही थी या गलत। मैं वहाँ से ससुराल वापस लौट आई। मुझे अजीब लग रहा था कि मम्मी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इतने दिनों से यह सब काम कर रही थी। अगर किसी को पता चल जाता और वह गुस्से में मम्मी से बदला लेता तो मम्मी क्या करती। लेकिन साल भर बाद मम्मी ने यह काम करना छोड़ दिया, क्योंकि नौकरानी के जाने के बाद मम्मी अकेले यह सब नहीं संभाल पा रही थी। वह यह सब काम करती थी। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरे पति को भी नहीं और मेरे पापा को भी नहीं। मैंने अपने पति को बता दिया था कि डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मैं कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर वह एकदम चुप हो गए थे। फिर बोले कि कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। आज 3 साल हो गए, मैं अभी तक मां नहीं बन पाई। बस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मेरे गोद भर दे, क्योंकि प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती और एक दिन ना एक दिन ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और मैं जरूर मां बनूंगी। आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।